हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ये आपका सेमेस्टर 1 होने वाला है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल, और हिंदी में इसका नाम दे रखा है संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्य। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हैं उन्हें डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन विद आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। देखिए, ये जो सारे नोट्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन बहुत रहता है स्टूडेंट का, तो इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक संघ एवं एक गणराज्य के रूप में भारत के संविधान का वर्णन कीजिए। यानी आपको एक संघ और एक गणराज्य के रूप में जो हमारा भारत है इसका जो संविधान है उसका वर्णन करना है। तो हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, भारत का संविधान एक ऐसा अद्वितीय दस्तावेज है जो देश को न केवल एक संघीय ढांचे में संगठित करता है बल्कि इसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी स्थापित करता है। क्योंकि हमारा जो देश का संविधान है वो हमारे देश को सिर्फ एक यह ढांचे के रूप में ही नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी स्थापित करता है। यह संविधान भारत के संघीय और गणराज्यात्मक चरित्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, क्योंकि हमारे संविधान को इसी तरीके से बनाया गया है जिसमें संघीय और जो गणनात्मकता है वो दोनों ही दिखती हैं, दोनों ही हमारे सामने प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत एक संघ के रूप में, यानी पहले हम देखेंगे भारत जो है वो एक संघ के रूप में कैसे दिखाई देता है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से भारत को राज्य का संघ कहा गया है। संघीय ढांचे के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। देखिए, पहला जो हमारा अनुच्छेद है यानी अनुच्छेद 1, उसी में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी भारत में बहुत सारे राज्य हैं। अब जो एक संघीय ढांचा होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं या प्रमुख तत्व होते हैं? तो पहला हम देखेंगे संघीय संरचना। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है या ये कहें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है संघीय संरचना। किस तरह से, चलिए देखते हैं। भारत में राजनीतिक संरचना संघीय है, जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। क्योंकि देखिए, हमारा जो भारत है इसमें जो शक्ति है वो सिर्फ केंद्र के पास नहीं है बल्कि राज्य के पास भी है। हमारी जो शक्ति है उसका विभाजन देखने को हमें मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ, राज्यों और संवर्ती सूची दी गई हैं, जिसमें विषयों के अनुसार अधिकार क्षेत्र बटा गया है। यानी देखिए, जो हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, एक संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची, जिसमें जो भी हमारे अधिकार हैं, नियम हैं, कानून हैं, उन सभी को बांटा गया है तीनों के आधार पर। यानी कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ में आते हैं, कुछ ऐसे विषय विषय हैं जो राज्य में आते हैं, और कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे दोनों में आ जाते हैं, जिसको हम संवर्ती सूची बोलते हैं। यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्ता का वितरण। किस तरह से संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण किया गया है। इससे संघ और राज्य के बीच एक संतुलन स्थापित होता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है या ये कहें हमारा जो देश है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही कार्य करती हैं, और तीनों की जो शक्तियां हैं वो विभाजित हैं। दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो राज्य है उसके बीच में और जो संघ है उसके बीच में एक संतुलन बन पाता है या संतुलन स्थापित होता है। अब हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। यानी जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर माना जाता है, उसकी सर्वोच्चता है। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संघ और राज्य दोनों को संविधान के अधीन रहकर कार्य करना होता है। यानी देखिए, संविधान से ऊपर ना तो संघ जा सकता है ना ही राज्य जा सकता है, दोनों ही संविधान के अधीन आते हैं। यानी जो संविधान में रिटर्न है, जो संविधान में लिखा है, संघ को भी वही बातें माननी है और राज्य को भी वही बातें माननी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एकल नागरिकता और एकल संविधान। हमारे देश में एकल नागरिकता का अधिकार है और एकल ही हमारा संविधान है। किस तरह से, भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता दी गई है। ऐसा नहीं है राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। हमारे पूरे देश की ही एक नागरिकता होती है।
चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो, साथ ही पूरे देश के लिए एक ही संविधान लागू होता है। जैसे अभी मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए या फिर अलग जो केंद्र है उसके लिए अलग-अलग हमें नागरिकता लेने की आवश्यकता हो, नहीं। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सबके पास एक ही नागरिकता है और चाहे वो राज्य में रहता हो या फिर केंद्र में रहता हो, सभी पर एक ही जो संविधान है वो लागू होता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 356 का प्रावधान। 356 का प्रावधान किस तरह से, यदि कोई राज्य संवैधानिक तंत्र के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो संघीय सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। यानी अगर ऐसा लगता है कि कोई भी राज्य जो है वो अपना शासन नहीं चला पा रहा है या फिर लोगों को सही से सुव्यवस्थित तरीके से नीतियाँ नहीं बना पा रहा है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो अपना शासन लगा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत एक गणराज्य के रूप में। अभी हमने देखा भारत किस तरह से एक संघ के रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम देखेंगे भारत एक गणराज्य के रूप में कैसे दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति का अर्थ है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी देखिए, जो राष्ट्रपति होता है एक गणराज्य का, वो पूरी तरह से चुना जाता है, जो कि हमारे प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि हम वोट देते हैं, हमारे नेता संसद में जाते हैं, अब वही नेता जिन्हें हमने वोट दिया है वो जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, और यह पद वंशानुगत नहीं होता। भारतीय गणराज्य के कुछ प्रमुख प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। और देखिए, ये जो राष्ट्रपति का पद होता है ये वंशानुगत नहीं होता कि आज ये है तो इसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है जिसके पास बहुमत होता है। अब भारत की जो गणराज्य है या ये कहें भारत की जो गणराज्य व्यवस्था है, इसकी कुछ प्रमुख पहलू हैं या ये कहें कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पहला आप लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जहां नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि देश की नीतियों और कानून बनाते हैं। यानी देखिए, भारत जो है एक संसदीय लोकतंत्र है जहां पर नागरिक और प्रतिनिधि मिलकर चुनाव करते हैं। और देखिए, संसद में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वही देश के नियम और कानून बनाते हैं। जिन्हें हम नेता बनाते हैं वही तो जाकर नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति जो देश के संवैधानिक प्रमुख होता है एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। ये प्रक्रिया गणराज्यात्मक प्रणाली को प्रतिबंधित करती है। यानी देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है और उसे भी एक चुनाव द्वारा चुना जाता है। और यही जो प्रक्रिया है ये राजनात्मक जो प्रणाली है उसको दिखाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे वैधिक समानता। किस तरह से वैधिक समानताएं होती हैं। भारत में कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 में समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। यानी देखिए, हमारे भारत में कोई भी क्यों ना हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। और ये जो बात कहता है ये हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 है, इसके बीच में ये बातें कही गई हैं कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। किस तरह से संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। यह अधिकार गणराज्यात्मक संरचना का प्रतीक होते हैं। यानी देखिए, हमारा जो संविधान का भाग 3 है उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है और धर्म का अधिकार है कि हम जिस भी धर्म को चाहें उस धर्म को चुन सकते हैं, उस धर्म का पालन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गणराज्यात्मक जो संरचना होती है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक कार्यालयों का प्रावधान। किस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपाल आदि सभी पद संविधान के अनुसार संचालित होते हैं। किसी भी पद का वंशानुगत अधिकार नहीं है। यानी देखिए, राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राज्यपाल हो जाए, ये सभी जो पद हैं वो संविधान में लिखे हैं, तभी इनका ये पद हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वंशानुगत आके बैठ जाए या फिर मेरे पापा थे तो अब मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे जनता चाहेगी वही बनता है। ठीक है, अब हम देख संघीय और गणराज्यात्मक विशेषताओं का समन्वय। यानी दोनों की जो विशेषता है इनका समन्वय कैसे कर सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि इसमें संघीय और गणराज्यात्मक तत्वों का संतुलन है। संघीय ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें। यानी देखिए, हम अपने देश में जो संघीय और गणराज्य व्यवस्था है दोनों को देख सकते हैं, दोनों का मिश्रित ढांचा देखने को मिलता है। जो केंद्र है वो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य मिलकर कार्य करें, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। जबकि गणराज्यात्मक प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि देश में लोकतंत्र और वैधिक समानता बनी रहे। और जो गणराज्य प्रणाली होती है ये देखती है कि देश में जो लोकतंत्र है और जो वैधिक समानता है, वैधिक
संरचना है वो बनी रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या, आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत का संविधान देश को एक संघ और एक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है, क्योंकि अभी हमने देखा जो भारत का संविधान है वो हमारे भारत को एक संघ और गणराज्य के रूप में दोनों में परिभाषित करता है। यह संघात्मकता और गणनात्मकता के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जिसमें भारत एक संगठित लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र बन सकता है। भारतीय संविधान की यह स्पष्टता इसे विश्व में अद्वितीय बनाती है, यानी इसी वजह से जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व में अद्वितीय है, और हमारा भारत जो है इसका जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्यायों को परिभाषित कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो न्याय है उसको परिभाषित आपको करना है, यानी इसकी क्या परिभाषा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे भारतीय संविधान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के मूल्यों को अपने प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, क्योंकि हमारे भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी हम सभी न्याय यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को देख सकते हैं। यह मूल्य भारतीय संविधान को आदर्श और उद्देश्य को रेखांकित करता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यानी अगर हम बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो न्याय होता है वो भारतीय लोकतंत्र की एक तरह से आत्मा है, जिसे संविधान ने जनता के बीच समानता, स्वतंत्रता और समता के आधार में स्थापित करने का प्रयास किया है। क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो जनता के बीच जो समानता है, स्वतंत्रता है और समता है उसको स्थापित करने का कार्य करता है, इन्हीं सभी मुद्दों के चलते। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे सामाजिक न्याय के सामाजिक न्याय क्या होता है या फिर सोशल जस्टिस क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार का अवसर प्रदान होना। यानी समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का हो, क्योंकि उसके साथ में जाति, धर्म या लिंग या फिर वर्ग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य समाज में व्यापक असमानता को समाप्त करना और हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना है। हाशिए का मतलब है जो लोग पीछे खड़े हैं उन्हें, जो पीछे खड़े हैं उन्हें बिल्कुल मुख्य धारा यानी सभी के साथ में लाना ही हमारे संविधान का मोटिव है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधान, यानी जो हमारा सामाजिक न्याय है इसके लिए संवैधानिक क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद जो 14 है उसमें कहा गया है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, सभी को समान अधिकार हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 17 है वो कहता है अस्पृश्यता और उन्मूलन, और इसका दंडात्मक प्रावधान, यानी जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वो कोई भी नहीं कर सकता और अगर करेगा तो उसे दंड भी मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो है 46, जो कि कहता है राज्य का यह दायित्व है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करे। यानी राज्य का दायित्व होता है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो कमजोर वर्ग हैं उनका सामाजिक और शैक्षणिक जो हित है उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, इसीलिए ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय का महत्व के इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है। तो हम पहले देखेंगे जाति और लैंगिक असमानता को कम करने के लिए या फिर समाप्त करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो जातिगत और लैंगिक असमानताएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाशिए पर खड़े समुदायों को समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि जो लोग पीछे हैं वो भी एक साथ आ सकें और अपना विकास कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज में समावेशिता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और जिसकी वजह से समाज में असमानताएं फैल जाएंगी। इसीलिए भाईचारे और सामंजस्यता को बढ़ाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार देना, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार होना, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हों। इसका उद्देश्य हर नागरिक को अपने आवाज़ और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि जो हर नागरिक है वो अपनी आवाज़ और जो अपना प्रतिनिधि है अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने ला सके। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक न्याय
देखिए संवैधानिक प्रावधान यानी राजनीतिक न्याय में क्या-क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रावधान देती हैं। पहला हम देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है जहाँ हर नागरिक को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार है। हम अपने जो प्रतिनिधि हैं, अपने जो नेता हैं वो खुद चुन सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुच्छेद 326 जो कि कहता है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। यानी देखिए कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, अगर वो 18 साल से ऊपर हो गया है तो वो वोट दे सकता है। यानी जो सार्वभौमिक मताधिकार है वो उसे प्राप्त है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुच्छेद 19 यानी जो हमारा अनुच्छेद 19 है उसमें कहा गया है सभी नागरिकों को व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और संगठन का निर्माण करने का अधिकार है। यानी जो अपनी व्यक्ति की बातें हैं या फिर संगठन बनाना है या फिर अपनी पार्टी की पूरी से स्वतंत्रता है, वो अगर चाहे तो संगठन बनाए या फिर कोई भी पार्टी बनाकर चला सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 21 जो कि कहता है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी उसे जीने का और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, जो कि हमारा अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक न्याय का महत्व के इसका क्या महत्व है। इसमें आप लिखिए तांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाता है ये। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सभी वर्गों को समुदायों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये जो है ये सभी वर्गों और जो समुदाय होते हैं उनकी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्वता है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये समाज में जो पारदर्शिता है और जवाबदेही है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। अगर कोई भी नेता या कोई भी गलत चीज़ें करता है तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक्स जस्टिस। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आर्थिक न्याय का तात्पर्य समाज में आर्थिक असमानता को समाप्त करने से है। यानी जो आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करना ही हमारा आर्थिक न्याय कहलाता है, और हर व्यक्ति को आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करने से है। इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक को जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। यानी देखिए इसका मूल जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार है वो प्राप्त हो, एक सम्मानजनक उन्हें जीवन मिले। क्योंकि देखिए एक सम्मानजनक जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने सम्मान के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है। अब हम देखेंगे आर्थिक न्याय के संवैधानिक प्रावधान, यानी जो हमारे आर्थिक न्याय है इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे अनुच्छेद 39 बी और सी, यानी जो हमारा 39 यानी 39 है वो बी और सी कहता है संसाधनों का समान वितरण और आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार हो गया धन का संकेंद्रीकरण ना हो। यानी जो संसाधन है और जो भी हमारे साधन है उनका वितरण आर्थिक रूप से इस प्रकार हो कि जो धन है या फिर कोई भी चीज़ है उसका एक केंद्र ना बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है हमारा बेरोजगारी, वृद्धावस्था और अशक्तता की स्थिति में सहायता प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 43 मजदूरों को एक सम्मानजनक जीवन जीने योग्य वेतन प्रदान करना। क्योंकि देखिए जो मजदूर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उन्हें इन्हीं इतनी तो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, उन्हें किसी से बार बार उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान, ताकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे आर्थिक न्याय का महत्व, यानी ये जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप लिखेंगे समाज में धन और संसाधनों का समान वितरण करने के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों की वृद्धि करने के लिए, ताकि जो गरीबी उन्मूलन है और जो रोजगार की अवस्था है उसको बढ़ाया जा सके, जो रोजगार में अवसर हैं उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक संतुलित और समतामूलक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना, ताकि एक संतुलन और जो समतामूलक आर्थिक व्यवस्था है उसको बनाया जा सके। ठीक है, अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की और निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संविधान का उद्देश्य एक ऐसे समाज बनाना है जहां सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता को समाप्त कर सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो इसी पर वर्क करता है, ताकि आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक जो भी हमारे भेदभाव हैं या फिर असमानता हैं उनको दूर कर कर एक समान, सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना या फिर एक समान समाज बनाना है।
ठीक है। इन मूल्यों के आधार से संविधान न केवल एक समानता मूलक समाज की स्थापना करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। यानी ये यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को अपनाकर ही भारतीय लोकतंत्र अपने आदर्श संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और जो भी हमारे मोटिव्स हैं हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार समानता और बंधुत्वता की चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है इसमें क्या कहा गया है समानता को लेकर और बंधुत्वता को लेकर। तो पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता और बंधुत्वता को भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत आदर्शों के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें समानता और बंधुत्वता को एक मूलभूत जो आदर्श है उनके रूप में स्वीकार किया गया है। ये दोनों मूल संविधान के आदर्शों को दर्शाता है, क्योंकि ये जो है ये हमारे मूल संविधान में हैं। ठीक है, और ये समाज में सामाजिक समरसता, न्याय और समावेशीयता की नींव रखते हैं, और यही हैं जो समाज में हमारी सामाजिक समरसता और न्याय और समावेशीयता की नींव रखते हैं। समानता और बंधुत्वता भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता व्यवस्था आधारभूत स्तंभ है। यानी हम कह सकते हैं जो समानता और बंधुत्वता है ये भारत का जो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, इसकी मूलभूत स्तंभ है। अगर ये ना हो तो शायद जो हमारी धर्मनिरपेक्षता चीज़ है ये भी ना हो पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले समानता यानी इक्वालिटी कि समानता क्या है, या फिर हम समानता के अर्थ में क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। यानी सभी नागरिकों को एक ही नज़र से देखा जाए, एक ही जैसे अधिकार प्राप्त हों। यह किसी भी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र को अस्वीकार करता है। समानता एक समानता मूलक समाज की स्थापना की ओर प्रयास करता है। यानी देखिए जो हमारा संविधान है वो किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या फिर भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसी को सभी लोगों की तरह समान रखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे समानता का संवैधानिक प्रावधान। यानी समानता जो है इसका क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो अनुच्छेद 14 को लेते हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और विधि का ये समान संरक्षण का अधिकार है। यानी सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने समान होंगे। ठीक है, अनुच्छेद जो 15 है वो कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी राज्य को भी ये अधिकार नहीं है कि वो धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव करे। अनुच्छेद जो हमारा 16 है वो कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों की गारंटी। यानी जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, उनके लिए सभी नागरिकों के लिए एक जैसा क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से क्यों ना हो। अगर 12th पास मांगा है तो सभी के लिए वो 12th पास ही है। ऐसा नहीं है जो उच्च जाति के लोग हैं या फिर जो बॉयज़ हैं उनके लिए 10th पास चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 17 है वो कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन और इससे ये दंडनीय अपराध घोषित करना। यानी जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको एक इसका उन्मूलन करना, उसको ख़त्म करना और उसे एक दंडनीय अपराध बताना। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है या ऐसा करता है तो उसके सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 18 जो है वो कहता है राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने का निषेध से असमानता उत्पन्न होगी। यानी किसी भी व्यक्ति को जो टाइटल्स हैं यानी उपाधियां हैं वो नहीं दी जाएंगी किसी को भी। सिर्फ डॉक्टर की और कुछ जो हमारे जनरल्स वगैरह होते हैं, जनरल मतलब जो हमारी आर्मी में होते हैं, उनकी उपाधि को छोड़कर किसी को भी उपाधि नहीं दी जाती है। ठीक है, ये असमानता को क्रिएट करती है। अब हम देखेंगे समानता के प्रकार, यानी जो हमारी समानता है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम देखेंगे सामाजिक समानता, जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव रहित समाज की स्थापना। यानी जो हमारा समाज है उसमें जाति, धर्म, लिंग या फिर वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वही हमारी सामाजिक समानता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक समानता, संसाधन और अवसरों का समान वितरण जिसे धन का असमानता में संकेंद्रण ना हो। यानी देखिए जो आर्थिक असमानता है उसको बढ़ाने के लिए जो संसाधन है या फिर धन है उसका समान वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक समानता, प्रत्येक नागरिक को मताधिकार और चुनाव में भागीदारी का समान अधिकार। यानी जो भी नागरिक हैं हमारे देश में जो 18+ हैं, ठीक है, 18+ हैं, वो
मत दे सकते हैं यानी वोट दे सकते हैं और चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे समानता का महत्व यानी जो समानता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है उसका। तो पहला आप लिखेंगे समाज में भेदभाव और असमानताओं को समाप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सभी नागरिकों को गरिमा जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना यानी जो सभी नागरिक हैं वो एक गरिमा के साथ में जीवन जी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे समाज में समरसता और एकता को बढ़ाने के लिए भी समानता आवश्यक है। अब हम देखेंगे बंधुत्वता कि बंधुत्वता का क्या अर्थ है। तो पहले हम देखेंगे बंधुत्वता का अर्थ। बंधुत्वता का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को भाईचारे की भावना का विकास करना जिससे समाज में समरसता और एकता बनी रहे। यानी देखिए सभी नागरिकों को एक दूसरे के प्रति भाईचारे की जो भावना है वो बनाए रखनी है ताकि समाज में जो समरसता है, एकता है वो बनी रहे। जो विरोधी चीज़ें होती हैं या फिर ये कहें दंगे फसाद जैसी चीज़ें होती हैं वो ना हो। ठीक है, बंधुत्वता जाति धर्म भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त कर समाज में सहयोग और परस्पर समाज की भावना को बढ़ावा देती है। क्योंकि ये देखिए अगर हमारे बीच में बंधुत्वता नहीं होती, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती? तो देखिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि मैं सभी को अपने भाई बहनों की तरह नहीं मानती, तो मैं भी ये सोचती कि भाई मैं क्यों पढ़ाऊँ? मैं तो सिर्फ़ अपने वर्ग के लोगों को पढ़ाऊँगी या फिर उनको पढ़ाऊँगी जो गर्ल्स हैं या फिर उनको पढ़ाऊँगी जो मेरी जाति से बिलॉन्ग करते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं सबको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स ये बंधुत्वता है। क्योंकि हम अपने समाज में जो जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे ऊपर उठकर कुछ काम कर रहे हैं, तो यही हमारी बंधुत्वता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बंधुत्वता के संवैधानिक प्रावधान यानी बंधुत्वता को संविधान में किस तरह से बताया गया है। तो पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। संविधान भारत के सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्वता को बढ़ावा देने का संकल्प करता है। यानी देखिए ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि जो किसी भी व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्रीयता है और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने ही के लिए हमारे भारत में बंधुत्वता है, ताकि हमारे जो भारत की एकता है, अखंडता है वो समाप्त ना हो। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 51 ए या ई में ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह भारत के संपूर्ण लोगों के बीच भाईचारे की भावना रखे। यानी देखिए ये भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है या उसका मौलिक कर्तव्य है कि वो सभी के लिए भाईचारे की भावना रखे। ऐसा नहीं है किसी को घृणा की नज़र से या विरोध की नज़र से देखे। को बढ़ावा देता है जिससे जाति धर्म भाषा और क्षेत्रीय विभाजन समाप्त होता है। इसी की वजह से जो हमारी जाति है धर्म है भाषा ये जो क्षेत्र पे विभाजन है वो समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बंधुत्वता का महत्व यानी इसका क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है। समाज में सामुदायिक समरसता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जानकारी तत्वों और सामाजिक कटुता को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि जो हमारे राष्ट्र की एकता है और अखंडता है वो बनी रहे। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ताकि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो गरिमा है वो बने ही रह सके। ठीक है, अब हम देखेंगे बंधुत्वता और संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव यानी जो बंधुत्वता और संवैधानिक प्रावधान है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को साथ लेकर चलना। यानी इसका ये भी काम है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं या हाशिए पर खड़े वर्ग हैं उनको एक साथ लेकर चलना ताकि उनका भी विकास हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानता और बंधुत्वता के बीच संबंध यानी इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है। समानता और बंधुत्वता एक दूसरे के पूरक है यानी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों ही। समानता के बिना बंधुत्वता का विकास नहीं हो सकता और बंधुत्वता के बिना समानता टिकाऊ नहीं हो सकती। यानी देखिए मैंने अभी कहा कि एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। अगर बंधुत्वता का विकास नहीं होगा तो समानता नहीं रह पाएगी और समानता नहीं होगी तो बंधुत्वता नहीं टिक पाएगी। समानता समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान करती है, जबकि बंधुत्वता समाज में भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देती है। यानी देखिए जो समानता है वो समाज में समान अवसर और जो समान अधिकार है वो प्राप्त करवाती है और जो बंधुत्वता है वो भाईचारे और समरसता की भावना को प्रकट करते हैं। अब हम देखेंगे इसको
क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, भारतीय संविधान समानता और बंधुत्वता को एक प्रगतिशील और समावेशी समाज की स्थापना के लिए अनिवार्य मानता है, क्योंकि हमारे देश में जो बंधुत्वता और समानता है दोनों ही लागू होती हैं। ये दोनों मूल्य समाज में शोषण, असमानता और भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं वो शोषण, असमानता और जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने का कार्य करते हैं। समानता समानता और बंधुत्वता केवल संवैधानिक दर्शय नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो है समानता और बंधुत्वता केवल संवैधानिक दर्शय या ये कहें संविधान में ही नहीं है, बल्कि ये समाज को एकजुट करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी मूलभूत आधार हैं। हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते ये सिर्फ संविधान में दिए गए हैं, नहीं, ये एक्चुअल में समाज में भी वर्क करते हैं, एक्चुअल में जो समाज है उसकी मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे, इन आदर्शों को अपनाकर ही भारतीय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर हम इन सारे जो लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करेंगे तभी हम जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता और जो लोकतंत्र गणराज्य है उसकी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अभी तक के सारे क्वेश्चंस। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्यों पर सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि की चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और मौलिक कर्तव्यों पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी क्या दृष्टि होती है, यानी क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। यानी देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पहले हमारे संविधान में नहीं थे। संशोधन जो कि हमारा 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत 1976 में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। इनका उद्देश्य नागरिकों को उनके दायित्वों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना है। यानी जो समाज में नागरिक हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, तो उन्हीं को सुनिश्चित करने के लिए जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य आखिर क्या होते हैं, किस तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। यह 11 कर्तव्य नागरिकों के नैतिक और नागरिक दायित्वों को परिभाषित करते हैं। यानी देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 51A में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 51A में, और ये टोटल यानी संख्या जो होती है वो इनकी 11 होती है। और देखिए अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो नागरिकों को उनके दायित्वों को परिभाषित करते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य मौलिक कर्तव्य के मुख्य जो मौलिक कर्तव्य है कौन कौन से हैं। पहला आप लिखेंगे संविधान, इसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। यानी देखिए हमें अपने संविधान का, अपने राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का जो है वो सम्मान करना है। कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी है, जब राष्ट्रीय गान बजता है तो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि हमें स्ट्रेट खड़े हो जाना है, हाथ बांध के सीधे खड़े हो जाना है। ये क्या है, ये सम्मान ही तो करते हैं हम राष्ट्रीय गान का, या ये कहें राष्ट्रीय जो गीत है हमारा, तो राष्ट्रीय गीत का हम सम्मान करते हैं। और राष्ट्रीय जो ध्वज होता है उसके सामने स्ट्रेट खड़े होते हैं, उसे सल्यूट करते हैं, वो भी हमारा सम्मान करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वो का सम्मान करना। यानी जिस जिस लोगों ने हमारी स्वतंत्रता में बलिदान दिया था हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। अगर कभी आप इंडिया गेट पे गए हो तो वहाँ पर उन सबकी समाधियाँ हैं, इंडिया गेट पर उन सभी के नाम लिखे गए हैं। किस लिए लिखे गए हैं, ताकि हम उनके सम्मान को प्रकट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ऐसा नहीं है हम आपस में लड़ रहे हैं धर्म के आधार पर या किसी और चीज़ पे, हमें भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है उसको बनाए रखना है। नेक्स्ट है हमारा देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना। यानी हमें हमेशा अपने देश की रक्षा करनी है। उसके लिए अगर बोला जाए कि तुम्हारी ज़रूरत है तुम सेना में आओ, बाई चांस ऐसे युद्ध वाली कंडीशन हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएं। हमें अपनी सेना के लिए या ये कहें हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना। यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद है और जो सुधार होता है, हर व्यक्ति के जीवन में सुधार की आवश्यकता होती है तो उसको विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है या ये कह रहे हैं प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य आ जाता है। ऐसा नहीं है हम पार्क में जा रहे हैं और वहाँ के सारे पत्ते तोड़ दिए, या वहाँ पार्क में जा रहे हैं पेड़ों पे नाम लिखाए, ये दिल विल बना के। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, अगर वो पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, या फिर जो हमारी धरोहर है
जैसे कि कोई भी पुरानी चीज़ हो गई, हुमायूँ का मकबरा हो गया या फिर कोई भी कुछ भी हो गया, वहाँ जाते हैं अपने पार्टनर का नाम लिख देते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। हम एक सजग नागरिक हैं, तो सजग नागरिक की तरह बिहेव भी करना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे माता-पिता या संरक्षण का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। यानी देखिए, जो हमारे माता-पिता होते हैं या फिर अगर किसी बच्चे के माता-पिता नहीं है, तो उसके जो संरक्षण है, यानी जो उसका देखभाल कर रहे हैं, उसे पाल रहे हैं, उसका ये दायित्व है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को वो शिक्षा दें। क्योंकि 14 वर्ष के बाद में बच्चा इतना सजग हो जाता है कि अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत। हम लिखेंगे मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों के नैतिक दायित्व माना है। हालांकि यह अधिकारों की तरह योजित नहीं है, लेकिन यह समाज में सामंजस्य और नैतिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्व है, लेकिन ये ऐसा नहीं है से कि नियोजित ही होंगे या फिर ज़रूर लागू होंगे। वो लोगों की मर्जी है, अगर चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छे समाज की स्थापना होगी, अच्छा समाज बन जाएगा, ठीक है? आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रावधानों की व्याख्या, यानी जो प्रावधान होते हैं उनकी किस तरह से व्याख्या होती है। इसके अंतर्गत आप लिखें आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ 1970 आंदोलन ने कहा कि मौलिक कर्तव्य संविधान की संभावनाओं को मजबूत रखते हैं और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यानी इनके अनुसार जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो संविधान को मजबूत करने का कार्य करते हैं, और जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं इनके बीच संतुलन बन जाता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुपालन के लिए दिशा निर्देश किस तरह से AIR 1983 SCC इस सम्मेलन में आंदोलन ने कहा कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। यानी देखिए, ये जो सम्मेलन हुए थे इसके अंतर्गत कहा गया, अगर हम ये चाहते हैं कि नागरिक जो है वो अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, उन्हें करें, तो हमें अभियान चलाने चाहिए, जागरूकता अभियान। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, तो वो करेंगे क्यों, ठीक है? तो हमें उनके जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की मूल भावनाएं। MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 आंदोलन ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान की मूल भावना बताया, खासकर पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में। यानी देखिए, ये जो आंदोलन था इसके अंतर्गत बताया गया कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान की मूल भावना है। क्योंकि देखिए, खासकर पर्यावरण के संरक्षण में हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर लोग अपने मौलिक कर्तव्य या ये कहें मौलिक जो उनके कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करेंगे, तो पर्यावरण का हम संरक्षण नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति हर जगह जाता है, अगर हमारे ही मन में ये हो कि तो हमारा ही देश है, हमारी ही चीज़ें, अपनी चीज़ को क्यों बर्बाद करना। क्या कभी ये देखा है कि कोई भी, आप अपने घर जा रहे हो, अपने घर में कुछ चीज़ है उसे तोड़ दी या फिर दीवारों पे कुछ लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना करते हो। तो बाहर जाके क्यों करते हो? बाहर भी तो वो भी तो हमारी ही है, हमारे देश की ही है। ऐसा नहीं है किसी और देश की हो, चलो बिगाड़ दो। अपने देश की चीज़ों को क्यों बिगाड़ना फिर? तो यही है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं हमें थोड़ा-सा सजग बनाते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कर्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है, जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम या पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम। यानी सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर मौलिक कर्तव्यों को लागू करना है तो संसद जो है वो कानून बना सकती है, जैसे कि बनाए भी हैं बाल श्रम निषेध अधिनियम, क्योंकि बच्चों को काम करने से रोका जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ उनकी जिम्मेदारियां का एहसास कराता है। क्योंकि अभी हमने देखा मौलिक कर्तव्य जो है वो हमें अधिकार तो देते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों से भी हमें अवगत कराते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय निर्माण के लिए आवश्यक मानते हुए इन्हें नैतिक अनिवार्यता बताया है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी मानता है कि हमारे समाज में संतुलन बनाने के लिए और समाज में आगे बढ़ाने के लिए मौलिक कर्तव्य आवश्यक हैं। यह स्पष्ट है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग अपने मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे तो हमारा जो भारतीय संविधान है या लोकतंत्र है वो अधिक
सशक्त और शक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारत का 42वां संविधान संशोधन है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी जो प्रावधान है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन में से एक है, क्योंकि देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद और सबसे ज़्यादा बड़े या फिर ये कहें सबसे ज़्यादा जटिल जो संशोधन है उनमें से एक है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। यानी देखिए इतना बड़ा और इतना जटिल है कि इसको एक मिनी संविधान यानी संविधान का छोटा ही रूप कह दिया गया है, क्योंकि इसमें संविधान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए, क्योंकि ये जो है संविधान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करता हुआ हमें दिखाई देता है। यह संशोधन आपातकाल 1975 से 77 तक के दौरान लगाया गया और इसमें कई प्रावधान जोड़े गए जो भारतीय संवैधानिक संरचना को प्रभावित करते हैं। यानी देखिए ये जो संशोधन है, ये जो आपातकाल की स्थिति है, ये 1975 से 77 में जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत कई जो संवैधानिक संरचना है या संविधान है उसको कई हिस्सों पर उसे प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई दिया। अब हम देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। तो पहला हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन। देखिए जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसी में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन हुआ? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है, क्योंकि देखिए हमारी प्रस्तावना में पहले समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्षता है ऐसे वर्ड्स नहीं थे, तो इन दो वर्ड्स को जोड़ा गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया। यानी देखिए पहले संविधान में सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ था, उसको चेंज करके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे बनाया गया है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया और इसी के बाद में जो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता है उसको भी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। यानी इसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हुआ, जैसे कि भाग 4A जो है हमारा, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अभी हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही चर्चा की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं वो इसी के अनुसार जोड़े गए हैं, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों को सशक्त बनाना। यानी देखिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको भी सशक्त इसी के माध्यम से बनाया गया। अनुच्छेद 39B और C को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया, जिससे समाजवादी लक्ष्य को बढ़ाया जा सके। यानी देखिए जो हमारा अनुच्छेद B और C है उसे पहले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा गया था, तो उसे उससे बाहर निकाला गया है ताकि जो हमारी सामाजिक लक्ष्यता है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संसद और राज्यों की शक्ति में वृद्धि। किस तरह से संसद और जो राज्य हैं उनकी शक्ति में वृद्धि होती है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संसद को संविधान संशोधन में अंतिम अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया। यानी देखिए पहले अनुच्छेद 368 के तहत ये था कि जो संसद है वो सबसे पहले संविधान में जो चेंजेस है वो कर सकती है, लेकिन अब इसको चेंज करके ये कहा गया कि संविधान में संशोधन संसद द्वारा सबसे अंतिम होगा। यानी इससे पहले कोई भी कर सकता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई, जिससे संघीय ढांचा कमजोर हो गया है। यानी पहले संघीय ढांचे को भी बराबर शक्ति थी, लेकिन अब केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है और संघ के पास थोड़ी कम शक्ति है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यायपालिका की शक्तियों में बंटवारा किस तरह से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्तियों को सीमित किया गया। यानी इनकी जो शक्तियां हैं उनको भी सीमित किया गया था ताकि ये अपनी मनमानी ना करें। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में याचिका दाखिल करने के अधिकारों को कम किया गया। यानी देखिए इनके अंतर्गत ये था
कि कोई भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए जो भी हनन हो रहा है वो न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकता है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा कम किया गया है इन अधिकारों को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी। किस तरह से राष्ट्रपति को संसद द्वारा भेजे गए विधायकों पर बाध्यकारी रूप से हस्ताक्षर करने का प्रावधान किया गया है। यानी देखिए पहले जो राष्ट्रपति था उसके पास थोड़ी सी शक्तियां होती थी, लेकिन अब उनको कम करके जो भी संसद द्वारा कोई भी जो विधायक है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा हस्ताक्षर के लिए, तो वो उसे बिना टाले उस पर हस्ताक्षर कर देगा। क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसका सिर्फ यही काम होता है कि जो भी संसद द्वारा बनाकर भेजा जा रहा है कानून उसके पास में, वो उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे कि हाँ इसको परमिशन मिल गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतंत्र सेवाओं की सुरक्षा किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अनुच्छेद 311 में संशोधन कर सरकारी कर्मचारियों को हटाने के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है। यानी पहले जो सरकारी कर्मचारी होते थे उन्हें यूं ही हटा दिया जाता था, पर अब उन्हें हटाना थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस तरह। राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशक्त विद्रोह कर दिया गया। यानी देखिए जब भी पहले आपातकाल लगा है या लगे लगता था तो हमेशा जो वर्ड यूज होता था वो आंतरिक अशांति लगता था। अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा के जो सशक्त विद्रोह है उसको लगा दिया गया है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुच्छेद 356 और 360 को और मजबूत किया गया। यानी पहले 356 और 360 जो थे वो कमजोर थे, पर अब उन्हें मजबूत कर दिया गया है इस संविधान संशोधन के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संसद के कार्यालयों में वृद्धि किस तरह से। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यालयों को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। पहले 5 वर्ष होता था दोनों का कार्य, अब 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनाव प्रक्रिया में सुधार। अनुच्छेद 326A को जोड़ा गया जो चुनाव विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता है। यानी देखिए जो भी चुनावों में चुनौतियां आती थी या परेशानियां आती थी उनको दूर करने के लिए जो अनुच्छेद 329A है उसको जोड़ा गया, ठीक। अब हम देखेंगे 42वें संशोधन का प्रभाव। यानी 42वें जो संविधान संशोधन था या ये कहे संशोधन था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 42वें संशोधन ने भारतीय संविधान को अधिक केंद्रित और सामाजिक बनाने का प्रयास किया। देखिए ये जो है ये अधिक केंद्रित यानी केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई थी इसके अंतर्गत, और समाजवादी बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि आपातकाल के बाद इसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था और कई प्रावधानों को 44वें संशोधन यानी 1978 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान किए गए थे इसमें उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था या ख़त्म कर दिया गया था। देखिए अभी हमने देखा ये कितना बड़ा है, और ये तो बहुत मतलब शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे एक मिनी संविधान भी कह देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष देखेंगे 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान को व्यापक रूप से परिभाषित किया। इसे तत्कालीन सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया। यानी उस टाइम की जो राजनीति थी, उस टाइम की जो राजनीतिक मुद्दे थे उनके साथ में इसे जोड़ा गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को बल प्रदान करना इसके सकारात्मक पहलू हैं। यानी देखिए कुछ चीज़ें नकारात्मक हुई जिन्हें हटाया भी गया, कुछ चीज़ें सकारात्मक भी हुई जैसे कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सकारात्मक हुई जो आज भी हैं, ठीक है। हालांकि इससे उत्पन्न असंतुलन को बाद में संवैधानिक सुधार के माध्यम से ठीक किया गया। क्योंकि देखिए जब ये चीज़ लागू की गई थी तो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं जो असंतुलन है वो बन गए थे, लेकिन उन्हें बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा ठीक भी किया गया था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ आपकी जो फुल बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देखिए आपको जो इसके नोट्स हैं अगर आप चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए फिर आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं या अपकमिंग जो आपके सेमेस्टर हैं उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।